इस एनिमे को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस एनिमे से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये एनिमे इतना जबरदस्त है। इस एनिमे की शुरुआत में हमें एक बहुत ही विशाल स्कल दिखाई देता है जो एक डीमन का है और उसके ऊपर पहले विजर्ड किंग की एक मूर्ति बनी हुई है जिसने उस डीमन को मार गिराया था। उस स्कल के पास ही एक चर्च है। एक दिन उस चर्च के फादर को अपने गेट के सामने दो छोटे बच्चे मिलते हैं। किसी ने उन्हें वहाँ छोड़ दिया था। फादर समझ जाता है कि ये दोनों बच्चे अनाथ हैं, इसलिए वो उन्हें अपने साथ चर्च के अंदर ले आता है। उन बच्चों की टी शर्ट पर उनके नाम लिखे हुए होते हैं। उनमें से एक बहुत ही शांत और प्यारा बच्चा है जिसका नाम यूनो है, लेकिन दूसरा बच्चा थोड़ा शरारती है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। और यही हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम आस्था है। फिर हम देखते हैं कि 15 साल बीत जाते हैं। आस्था अपनी चर्च सिस्टर लिली को प्रपोज करता है। वो उससे कहता है, मैं बड़ा होकर विजर्ड किंग बनूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लो सिस्टर लिली। जिस पर सिस्टर लिली जवाब देती है, नहीं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन आस्था बहुत जिद्दी है। वो बार बार सिस्टर लिली से शादी करने की जिद करता रहता है। ये देखकर सिस्टर लिली आस्था से बहुत परेशान हो जाती है और अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके आस्था को एक वाटर पंच मार देती है, जिसके बाद आस्था वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद सिस्टर लिली आस्था के पास आती है और उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तभी चर्च के कुछ और बच्चे वहाँ आ जाते हैं और सिस्टर लिली से कहते हैं, आप बिल्कुल सही करती है, जब भी ये आपको परेशान करे इसे 2-4 वाटर पंच और मार दिया कीजिए। लेकिन तभी आस्था को होश आ जाता है और वो एक बार फिर सिस्टर लिली के पीछे दौड़ पड़ता है। उसी समय यूनो वहाँ आता है और अपनी मैजिक की मदद से आस्था को रोक देता है। आस्था गुस्से में आकर उसके पास जाता है और कहता है, तुम हमेशा मेरे और सिस्टर लिली के बीच में क्यों आ जाते हो? जिस पर यूनो कहता है, देखो, पहली बात तो तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरी बात तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है और तीसरी बात तुम्हारे पास दिमाग भी कम है। और सिस्टर लिली इस चर्च की नन है और नन्स शादी नहीं कर सकती। क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं घुसती? ये सुनकर आस्था और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यूनो से कहता है, आओ 1-on-1 लड़ाई करते हैं, फ्री फायर में नहीं, असली फाइट में। लेकिन यूनो जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इस पर आस्था उससे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम डर गए हो? तभी मैक्स बोल पड़ता है, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम जिंदगी में कभी यूनो को हरा पाओगे? आस्था मैक्स की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें आखिर मुझसे समस्या क्या है? मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ, फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? जिस पर मैक्स तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, मैं उस इंसान की इज्जत नहीं कर सका जो 15 साल का होने के बाद भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सका। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, यानी आस्था ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ हर काम मैजिक से होता है, लेकिन उसके पास खुद मैजिक ही नहीं है। तब मैक्स आस्था से कहता है, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि बिना मैजिक के तुम यूनो जैसे ताकतवर मैजिशियन को हरा दोगे? इस पर आस्था कहता है, अगर यूनो इतना ही ताकतवर है तो क्या वो ये कर सकता है? और इतना कहकर वो बेहद तेजी से क्रंचेस लगाने लगता है। दरअसल आस्था मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए वो लगातार एक्सरसाइज करता है और अपने शरीर को शारीरिक रूप से बेहद ताकतवर बना चुका है। इस पर मैक्स आस्था से कहता है, क्रंचेस लगाने से कोई विजर्ड किंग नहीं बन जाता, क्योंकि विजर्ड किंग सबसे ताकतवर मैजिशियन होता है, सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर नहीं। उसी समय यूनो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है। ये देखकर बाकी सारे बच्चे भी उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। दरअसल आस्था की तरह यूनो का सपना भी एक दिन विजर्ड किंग बनना है। सिस्टर लिली भी यूनो की मदद के लिए उसे धन्यवाद कहती है। ये देखकर आस्था के मन में जलन होने लगती है। वो तुरंत लकड़ियाँ काटने के लिए दौड़ पड़ता है ताकि सिस्टर लिली उसे भी धन्यवाद कहे, लेकिन उसके लकड़ियाँ काटने से पहले यूनो अपनी मैजिक से सारी लकड़ियाँ काट देता है। असल में यूनो को आस्था के सामने अपनी ताकत दिखाना बहुत पसंद है। तभी मैक्स कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि अगला विजर्ड किंग आस्था नहीं बल्कि यूनो बनेगा। इतने में फादर भी वहाँ आ जाते हैं और यूनो की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं, एक दिन यूनो इस चर्च का नाम जरूर रोशन करेगा। ये सुनकर आस्था उदास हो जाता है और जाकर एक कोने में अकेला बैठ जाता है। तभी सिस्टर लिली उसके पास आती है और उससे कहती है, उदास मत हो आस्था, कुछ ही दिनों में तुम्हें भी तुम्हारा ग्रिमोयर मिल जाएगा और उसके बाद तुम भी मैजिक का इस्तेमाल कर पाओगे। ये सुनते ही आस्था फिर से खुश हो जाता है और तुरंत खड़ा होकर कहता है, देखना सिस्टर लिली, मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रिमोयर मिलेगा, फिर मैं बहुत मेहनत करूंगा, सबसे ताकतवर बनूंगा और एक दिन विजर्ड किंग भी बनकर दिखाऊंगा। दरअसल ग्रिमोयर एक जादुई किताब होती है जिस पर 3 पत्तियों का निशान बना होता है। ये हर व्यक्ति को 15 साल की उम्र में मिलती है और इसे पाने के बाद उनकी मैजिक पावर कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही वे अलग अलग तरह के मैजिकल अटैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आस्था यूनो से कहता है, जब मुझे मेरा ग्रिमोयर मिल जाएगा तब हम दोनों फिर से साथ में प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में किया करते थे, और फिर हम दोनों मिलकर बहुत ताकतवर बनेंगे। लेकिन यूनो उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से चला जाता है, मानो उसे आस्था पर बिल्कुल भी भरोसा न हो। ये देखकर आस्था भी काफी उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर यूनो जवाब देता है, जब तक मैं जिंदा हूँ आस्था कभी भी विजर्ड किंग नहीं बन सका। सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था बहुत दुखी होकर गया है, इसलिए शायद वो कहीं बैठकर रो रहा होगा, लेकिन हमारा आस्था रो नहीं रहा होता। वो तो यहाँ अपनी ट्रेनिंग में जुटा हुआ है ताकि और भी ताकतवर बन सके और विजर्ड किंग बनने के अपने सपने को सच कर सके। कुछ दिनों बाद आस्था, यूनो और वे सभी बच्चे जो 15 साल के हो चुके थे अपने अपने ग्रिमोयर प्राप्त करने के लिए ग्रिमोयर टावर पहुँचते हैं। आस्था बहुत ज्यादा उत्साहित होता है क्योंकि अब वो आखिरकार मैजिक का इस्तेमाल कर पाएगा और यूनो के साथ मुकाबला भी कर सकेगा। वहाँ 2 नोबल फैमिलीज के बच्चे भी मौजूद होते हैं। वे आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि दोनों गरीब परिवारों से आते हैं। तभी ग्रिमोयर टावर के मास्टर वहाँ पहुँचते हैं और सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आस्था इस समय बेहद खुश और उत्साहित दिखाई देता है। इसके बाद वो मास्टर एक मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करते हैं और अचानक सभी लोगों के सामने उनके अपने अपने ग्रिमोयर प्रकट होने लगते हैं। अपना ग्रिमोयर पाकर सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रिमोयर नहीं
आता। आस्ता हैरानी से कहता है, मेरा ग्रिमोर शायद लेट हो गया है। मेरा ग्रिमोर कहाँ है? ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास उसका ग्रिमोर आता है और वो कोई साधारण ग्रिमोर नहीं बल्कि एक 4 लीफ ग्रिमोर होता है, जो कि बेहद दुर्लभ माना जाता है। यही ग्रिमोर पहले विज़र्ड किंग के पास भी था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, यूनो तो किसी नोबल फैमिली से भी नहीं है, फिर उसे 4 लीफ ग्रिमोर कैसे मिल गया? तभी यूनो सबकी तरफ मुड़कर कहता है, मैं ही अगला विज़र्ड किंग बनूंगा। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी आस्ता खड़ा हो जाता है और यूनो से कहता है, नहीं, अगला विज़र्ड किंग मैं बनूंगा। ये सुनते ही सभी लोग फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यूनो भी वहाँ आस्ता की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आस्ता जंगल में अकेला खड़ा होता है। वो थोड़ा उदास जरूर है क्योंकि उसके पास न तो मैजिक है और अब तो उसे ग्रिमोर भी नहीं मिला। लेकिन इतनी सारी निराशाओं के बाद भी वो हार नहीं मानता। वो उठकर दृढ़ आवाज में कहता है, तो क्या हुआ अगर मुझे ग्रिमोर नहीं मिला? मैं फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और एक दिन मैं जरूर विज़र्ड किंग बनूंगा। बस देखते रहना यूनो, मैं तुम्हारा राइवल हूँ और एक दिन ये बात मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ हम देखते हैं कि वे दोनों लड़के जो पहले से यूनो से जलते थे उसके सामने आ खड़े हुए हैं। वे गुस्से में यूनो से कहते हैं, तुम जैसे गरीब इंसान को 4 लीफ ग्रिमोर कैसे मिल सकता है? हम नोबल फैमिली से हैं, फिर भी हमें ऐसा ग्रिमोर नहीं मिला। उनमें से एक आगे बढ़कर कहता है, मैं अभी तुम्हारा ग्रिमोर जलाकर राख कर दूंगा और वो यूनो पर एक मैजिकल अटैक कर देता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि यूनो बिना अपने ग्रिमोर का इस्तेमाल किए ही उस अटैक से खुद का बचाव कर लेता है। ये देखकर वे दोनों लड़के पूरी तरह चौंक जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, आखिर यूनो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लेकिन तभी अचानक कुछ जादुई चेन्स प्रकट होती है और उन दोनों लड़कों को जकड़ लेती है। इसके बाद वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, क्या तुम लोग पागल हो? इतनी दुर्लभ चीज को जलाना चाहते हो? यूनो उसे देखकर पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर वो आदमी जवाब देता है, मेरा नाम स्नेक है और तुम्हारे पास जो चीज है मुझे वही चाहिए। इतना कहकर वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और यूनो को भी चेन से बांध देता है। फिर वो यूनो का 4 लीफ ग्रिमोर छीन लेता है। यूनो कहता है, स्नेक, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही ताकतवर और मशहूर थीफ हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा कि इस ग्रिमोर का इस्तेमाल सिर्फ इसका असली मालिक ही कर सकता है। इस पर स्नेक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे बिना कोई इस ग्रिमोर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस 4 लीफ ग्रिमोर के बदले मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा और इसी वजह से मैं इसे चुरा रहा हूँ। फिर वो ठंडी आवाज में कहता है, और मुझे माफ करना, लेकिन विज़र्ड किंग बनने का तुम्हारा सपना यही खत्म हो जाता है। उसी समय हमारा आस्ता वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन आते ही वो ठोकर खाकर गिर पड़ता है और अपनी बेइज्जती करवा लेता है। फिर भी वो तुरंत उठ खड़ा होता है और पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है और तुम्हारे पास दो ग्रिमोर्स कैसे हैं? यूनो जल्दी से कहता है, उनमें से एक मेरा है और तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ, ये आदमी बहुत ताकतवर है। तब आस्ता को पूरी बात समझ में आ जाती है। वो स्नेक की तरफ देखकर कहता है, चुपचाप यूनो का ग्रिमोर वापस कर दो। ये सुनकर स्नेक हंसने लगता है और कहता है, अरे तुम वही लूजर हो ना जिसे एक भी ग्रिमोर नहीं मिला था। इतना कहकर वो जोर जोर से आस्ता का मजाक उड़ाने लगता है। तभी आस्ता गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं वही इंसान हूँ जिसे एक भी ग्रिमोर नहीं मिला, लेकिन मैं वही इंसान भी हूँ जो एक दिन विज़र्ड किंग बनकर दिखाएगा। इतना कहकर आस्ता पूरी ताकत से स्नेक की तरफ दौड़ पड़ता है। ये देखकर यूनो चिल्लाता है, नहीं आस्ता, उससे मत लड़ो। लेकिन स्नेक तुरंत अपनी मैजिक से आस्ता पर हमला कर देता है। आस्ता बड़ी फुर्ती से उसके अटैक को डॉज कर देता है और पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच जाता है। वो स्नेक को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी स्नेक की चेन्स उसे जकड़ लेती है। इसके बाद स्नेक अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके आस्ता को बुरी तरह घायल कर देता है। जमीन पर पड़े पड़े आस्ता अपने मन में सोचता है, ये तो सिर्फ एक चोर है, फिर ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? अगर एक साधारण थीफ इतना शक्तिशाली है तो विज़र्ड किंग कितना ताकतवर होगा? तभी स्नेक आस्ता को पीछे की दीवार पर दे मारता है। फिर वो उसके पास जाकर कहता है, अपनी आंखें खोलो बच्चे, तुम 100 जन लेकर भी मुझे नहीं हरा सकते। आस्ता अपने मन में सोचता है, ये सही कह रहा है, मैं चाहे अपने शरीर को कितना भी ट्रेन कर लूं, उसे कितना भी मजबूत बना लूं, फिर भी मैं इसे हरा नहीं सकता। स्नेक आस्ता का मजाक उड़ाते हुए हंसता है और कहता है, मेरी चेन्स किसी भी इंसान की मैजिक को माप सकती है और तुम्हारे अंदर तो मैजिक की एक बूंद भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें ग्रिमोर नहीं मिला, क्योंकि ग्रिमोर मैजिक को बढ़ाता है, लेकिन तुम्हारे पास तो मैजिक है ही नहीं। तुम तो कोई साधारण काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी पर शर्म करो, तुम एक बहुत बड़े लूजर हो। ये शब्द सुनकर आस्ता अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और वो मन ही मन सोचता है, शायद ये सही कह रहा है, मेरे पास मैजिक नहीं है और मेरे पास ग्रिमोर भी नहीं है, तो फिर मैं विज़र्ड किंग कैसे बन सकता हूँ? जबकि विज़र्ड किंग इस दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन होता है और अपनी जिंदगी में पहली बार आस्ता हार मानने वाला होता है। लेकिन तभी यूनो जोर से चिल्लाता है, नहीं, मैं जानता हूँ कि आस्ता विज़र्ड किंग नहीं बनेगा, क्योंकि अगला विज़र्ड किंग मैं बनूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आस्ता एक लूजर है। वो मेरा राइवल है और उसके पास भी एक ऐसी मैजिकल पावर है जो किसी और के पास नहीं है, और वो है कभी हार न मानने की ताकत। जैसे ही आस्ता ये बात सुनता है उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसके अंदर फिर से जान लौट आई हो। वो स्नेक की तरफ देखकर कहता है, मुझसे दूर हट जाओ। स्नेक उसके सामने से पीछे हट जाता है और तभी आस्ता के शरीर से एक अजीब और रहस्यमयी ऊर्जा निकलने लगती है। आस्ता यूनो से कहता है, चिंता मत करो यूनो, मैं इस आदमी को तुम्हारा ग्रिमोर लेकर जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और तभी आखिरकार आस्ता को उसका अपना ग्रिमोर मिल जाता है, लेकिन वो कोई साधारण ग्रिमोर नहीं होता, बल्कि वह एक 5 लीफ ग्रिमोर होता है जो पूरी दुनिया में केवल एक ही है और यूनो के 4 लीफ ग्रिमोर से भी कहीं ज्यादा दुर्लभ है। दरअसल इस दुनिया में 3 प्रकार के ग्रिमोर्स होते हैं। सबसे पहला होता है 3 लीफ ग्रिमोर, जिसमें सामान्य मैजिकल पावर्स होती है। दूसरा होता है 4 लीफ ग्रिमोर, जो बेहद दुर्लभ माना जाता है और उसमें मैजिकल पावर्स के साथ साथ गुड लक का आशीर्वाद भी होता है। और सबसे आखिरी होता है 5 लीफ ग्रिमोर, जो पूरी दुनिया में केवल एक ही
मौजूद है और उसके अंदर एक डीमन निवास करता है। और आखिरकार आस्था को उसका 5 लीफ ग्रिमोयर प्राप्त हो जाता है। ये देखकर यूनो मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता था आस्था, तुम वही इंसान हो जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने बचपन में किया था। इसके बाद हमें दोनों के बचपन की झलक दिखाई जाती है, जहाँ यूनो शुरुआत में बहुत रोया करता था। वो छोटी छोटी बातों पर भी आंसू बहाने लगता था, लेकिन तब भी उसके साथ हमेशा आस्था खड़ा रहता था। और बचपन से ही आस्था हमेशा यूनो की मदद किया करता था। वो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता था और एक बड़े भाई की तरह उसकी रक्षा करता था। फिर एक दिन उनके बचपन में सिस्टर लिली आस्था और यूनो को पहले विज़र्ड किंग की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि बहुत समय पहले इस दुनिया पर एक बेहद विशाल और शक्तिशाली डीमन ने हमला कर दिया था। उस डीमन ने हर चीज को तबाह कर दिया था। पूरी दुनिया में दुख, डर और निराशा फैल गई थी। लेकिन तभी अचानक एक लड़का सामने आया। उसके पास एक 4 लीफ ग्रिमोयर था। उसने उस डीमन का डटकर सामना किया। उन दोनों के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा, लेकिन आखिरकार उस लड़के ने उस डीमन को हरा दिया और एक बार फिर इस दुनिया में शांति और खुशियां लौटा दी। बाद में वही लड़का पहला विज़र्ड किंग बना, पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन। ये कहानी सुनने के बाद आस्था और यूनो दोनों फैसला करते हैं कि बड़े होकर वे भी विज़र्ड किंग बनेंगे। शाम के समय फादर यूनो को एक चिट्ठी देते हैं और उससे कहते हैं कि वो इस पत्र को गांव के बाहर रहने वाले एक आदमी तक पहुंचा दे। ये सुनकर आस्था कहता है, मुझे जाने दो, मैं ये काम कर देता हूँ। लेकिन यूनो उसे मना कर देता है और कहता है, नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा। इसके बाद यूनो अकेले ही उस आदमी के पास जाता है और उसे वो चिट्ठी दे देता है। लेकिन काफी समय बीत जाता है और आस्था को यूनो की चिंता होने लगती है। उधर वापस लौटते समय एक विशालकाय आदमी यूनो का रास्ता रोक लेता है। वो जबरदस्ती यूनो का पेंडेंट छीन लेता है। यूनो घबराकर उससे कहता है, उसे वापस कर दो, ये मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। लेकिन वो आदमी हंसने लगता है और कहता है, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ बच्चों, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये सुनकर यूनो डर जाता है और रोने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी आस्था वहाँ पहुँच जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। वो आदमी आस्था को जोरदार मुक्का मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से उठता है और दोबारा जाकर उसे पकड़ लेता है। वो पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहता है, यूनो का पेंडेंट वापस कर दो। यूनो बस आस्था को देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है, जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को हरा नहीं सका, तो फिर वो उससे लड़ क्यों रहा है। वो आदमी आस्था को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी आस्था हार नहीं मानता। वो लगातार उसे पकड़े रहता है और जोर जोर से चिल्लाता रहता है, यूनो का पेंडेंट वापस करो। तब उस आदमी को एहसास होता है कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। आखिरकार वो पेंडेंट वही छोड़ देता है और आस्था जमीन पर गिर पड़ता है। यूनो दौड़कर उसके पास आता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार खानी पड़ी। जिस पर आस्था मुस्कुराते हुए उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा और एक दिन मैं विज़र्ड किंग बनूंगा। मैं तुम्हें और चर्च के सभी लोगों को हमेशा खुश और सुरक्षित रखूंगा। और तभी वर्तमान में वापस आते हुए हम देखते हैं कि आस्था के ग्रिमोयर से एक अजीब और रहस्यमयी स्वॉर्ड बाहर निकलती है। ये देखकर स्नेक हैरान होकर कहता है, तुम्हें ये ग्रिमोयर कहाँ से मिला? इतना कहकर वो एक बार फिर आस्था पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार आस्था अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और जैसे ही उसकी स्वॉर्ड स्नेक की मैजिकल चेन्स को छूती है, वे सारी चेन्स पल भर में गायब हो जाती है। स्नेक सदमे में आकर कहता है, ये तुमने कैसे किया? जिस पर आस्था दृढ़ आवाज में जवाब देता है, मैं वही इंसान हूँ जो एक दिन विज़र्ड किंग बनकर दिखाएगा। इतना कहकर आस्था पूरी ताकत से स्नेक पर हमला कर देता है और एक ही वार में स्नेक को बुरी तरह हरा देता है। ये देखकर यूनो हल्का सा मुस्कुराता है। आस्था उसके पास आता है और उत्साह से कहता है, देखो यूनो, आखिरकार मुझे मेरा ग्रिमोयर मिल गया। यूनो आस्था की तरफ देखकर कहता है, आस्था, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचा ली। क्या तुम्हें हमारा बचपन का वो वादा याद है? इसके बाद हमें फिर से उनके बचपन की यादें दिखाई जाती है। उस समय यूनो आस्था से पूछता है, क्या मैं इतना कमजोर होने के बावजूद भी विज़र्ड किंग बन सकता हूँ? जिस पर आस्था मुस्कुराकर उससे कहता है, अगर तुम मेहनत करो और कभी हार न मानो तो तुम कुछ भी बन सकते हो, यहाँ तक कि विज़र्ड किंग भी। ये सुनकर यूनो खड़ा हो जाता है और दृढ़ आवाज में कहता है, ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा और तुम्हें और चर्च के सभी लोगों को खुश और सुरक्षित रखूंगा। इस पर आस्था मुस्कुराते हुए यूनो से कहता है, तो इसका मतलब अब हम दोनों राइवल हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जी जान लगाकर मेहनत करेंगे और एक दिन विज़र्ड किंग बनकर दिखाएंगे। वर्तमान में लौटकर आस्था यूनो से कहता है, हाँ, मुझे वो वादा याद है और मैं तो सोच रहा था कि शायद तुम उसे भूल चुके हो। इसके बाद वे दोनों एक बार फिर बचपन की तरह आपस में शर्त लगाते हैं कि उन दोनों में से सबसे पहले विज़र्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हमें वर्तमान विज़र्ड किंग की एक झलक दिखाई जाती है और फिर हम उन 9 मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो पूरे किंगडम में विज़र्ड किंग के बाद सबसे ताकतवर मैजिशियंस माने जाते हैं। उनका काम किंगडम में शांति और व्यवस्था बनाए रखना होता है और उन सभी की अपनी अपनी स्क्वाड होती है जिनमें शामिल होना हर युवा मैजिशियन का सपना होता है। मैजिक नाइट्स में शामिल होने के लिए बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसी परीक्षा की तैयारी के लिए आस्था और यूनो दोनों जी जान से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि फादर और सिस्टर लिली ग्रिमोयर टावर के मास्टर से मिलने जाते हैं। फादर मास्टर से पूछते हैं, आपने आस्था का नाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्यों भेज दिया, जबकि आस्था तो वो परीक्षा पास भी नहीं कर पाएगा। इस पर मास्टर उनसे कहते हैं, आस्था मुझे अपना ग्रिमोयर दिखाने आया था और उसने मुझसे बहुत विनती की थी कि मैं उसका नाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए भेज दूं, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया। तब फादर मास्टर से पूछते हैं, आखिर आस्था को जो ग्रिमोयर मिला है वह क्या है और क्या वह सच में ग्रिमोयर है भी या नहीं। इस पर मास्टर गंभीर होकर जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, उस ग्रिमोयर की वजह से भविष्य में आस्था को एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सुनकर फादर मास्टर से विनती करते हैं, आस्था बहुत कमजोर है और उसके पास मैजिक भी नहीं है, कृपया उसे एंट्रेंस एग्जाम में मत भेजिए। मास्टर उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा
मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या सच में तुम आस्था को नहीं भेजना चाहते, या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि अगर वो एग्जाम पास कर गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी बहुत याद आएगी। ये सुनकर फादर थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं और बहाने बनाने लगते हैं। सिस्टर लिली भी ये बात समझ जाती है कि फादर आस्था से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आस्था और यूनो रेस लगाते हुए चर्च की तरफ वापस लौट रहे हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही होती है। आस्था पूछता है, बताओ कौन जीता। तभी मैक्स कहता है, यूनो जीत गया। लेकिन आस्था तुरंत जवाब देता है, अरे रेस अभी खत्म नहीं हुई है, जो सबसे पहले चर्च के अंदर प्रवेश करेगा वही असली विनर होगा। इतना कहकर आस्था पूरी रफ्तार से चर्च के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता है और वो चर्च के अंदर प्रवेश करने ही वाला होता है। लेकिन तभी यूनो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके आस्था को दूर फेंक देता है और इस तरह वो रेस जीत जाता है। उस रात जब सब सो रहे होते हैं तब भी आस्था नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं एक दिन जरूर विज़र्ड किंग बनूंगा। ये सुनकर पास में सो रहा मैक्स चिढ़ जाता है और गुस्से से आस्था की तरफ देखने लगता है। अगले दिन आस्था एक बार फिर अपनी ट्रेनिंग में जुटा होता है। तभी मैक्स उसके पास आता है। आस्था उससे पूछता है, क्या हुआ। मैक्स कहता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये सुनकर आस्था गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम चर्च से इतनी दूर सिर्फ मुझे ये कहने आए हो। तब मैक्स उससे कहता है, तुम्हारे पास मैजिक तक नहीं है, फिर तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम पास कर लोगे। इस पर आस्था आत्मविश्वास से जवाब देता है, लेकिन अब मेरे पास मेरा ग्रिमॉयर है और अब मैं मैजिक नाइट एग्जाम जरूर पास करूंगा और एक दिन विज़र्ड। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मैक्स उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, बस चुप हो जाओ, तुम समझते क्यों नहीं हो, हम जैसे गरीब और कमजोर लोगों के सपने कभी पूरे नहीं होते। ये सुनकर आस्था उसके पास आता है और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम अपने सपनों से पूरे दिल से प्यार करो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो तो तुम्हारे सारे सपने एक दिन जरूर सच होंगे। पहली बार मैक्स को एहसास होता है कि आस्था उतना बड़ा लूजर नहीं है जितना वो उसे समझता था। उस रात फादर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं क्योंकि अगले दिन आस्था और यूनो मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने जाने वाले होते हैं। आस्था बेहद खुश और उत्साहित होता है। तभी फादर उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, फादर आस्था को अपने पास बुलाकर कहते हैं, देखो आस्था, अगर तुम एग्जाम में फेल हो जाओ तो ज्यादा दुखी मत होना, चुपचाप वापस घर लौट आना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर आस्था मुस्कुराते हुए कहता है, आप यही बात यूनो से भी कहेंगे ना। लेकिन फादर उससे कोई जवाब नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि यूनो तो आसानी से एग्जाम पास कर लेगा, लेकिन आस्था के सामने थोड़ी मुश्किलें जरूर है। तब आस्था आत्मविश्वास से फादर से कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं ये मैजिक नाइट एग्जाम जरूर पास करूंगा और उसके बाद मैं विज़र्ड किंग बनूंगा, फिर वापस आकर सिस्टर लिली से शादी भी करूंगा। लेकिन इतना सुनते ही सिस्टर लिली अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके आस्था को एक जोरदार वाटर पंच मार देती है और आस्था फिर से चुप हो जाता है। अगले दिन आस्था और यूनो अपनी नई यात्रा पर निकलने वाले होते हैं। चर्च के सभी लोग उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। तभी मैक्स कहता है, आस्था को बाय बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बहुत जल्द वापस आने वाला है, लेकिन अगर किसी तरह तुम सच में ये एग्जाम पास कर गए आस्था, तो मैं मान लूंगा कि हम जैसे लोगों को भी सपने देखने का हक है और फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। ये सुनकर आस्था मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं ये एग्जाम जरूर पास करूंगा। इसके बाद आस्था और यूनो अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर सिस्टर लिली भी थोड़ी उदास हो जाती है। आखिरकार आस्था उनके लिए सिर्फ चर्च का एक शरारती बच्चा नहीं था, वो उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद आस्था और यूनो आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होने वाला था। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट में देखा था कि लोग आस्था को कितना परेशान करते थे और उसे बुली किया करते थे क्योंकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, लेकिन आस्था का सपना है विज़र्ड किंग बनने का, जो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन होता है। हर कोई उससे कहता है कि ये नामुमकिन है आस्था, तुम कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। लेकिन आस्था कभी हार नहीं मानता और लगातार कड़ी ट्रेनिंग करता रहता है और फिर एक दिन आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे उसका 5 लीफ ग्रिमॉयर मिल जाता है, जो एक मैजिकल बुक है और जिसके अंदर एक डीमन मौजूद है। इसके बाद वो और उसका भाई यूनो कीका टाउन पहुंचते हैं जहां उनका मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम में अगर ये लोग पास हो जाते हैं तो ये मैजिक नाइट्स बन जाएंगे, यानी एक तरह से मैजिकल सोल्जर्स। आस्था और यूनो कीका टाउन में घूम रहे होते हैं जहां उनका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। आस्था जहां भी देखता है उसे हर तरफ मैजिक ही मैजिक नजर आता है। तभी उसकी नजर अपने पास बने एक बहुत बड़े कैसल पर पड़ती है जो विज़र्ड किंग का है और विज़र्ड किंग यहीं पर रहता है। आस्था यूनो से कहता है, देखना यूनो, एक दिन ये कैसल मेरा होगा। यूनो जवाब देता है, ऐसा सोचो भी मत, ये कैसल मेरा होगा। फिर आस्था कहता है, वक्त ही बताएगा कि हम दोनों में से विज़र्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आस्था, यूनो और कई दूसरे लोग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आ चुके हैं। वही आस्था किसी पागल इंसान की तरह जोर जोर से कह रहा होता है, हेलो दोस्तों, एक दिन मैं विज़र्ड किंग बनूंगा। और ताकि यूनो की बेइज्जती न हो, वो ऐसा दिखाने लगता है जैसे वो आस्था को जानता ही नहीं है। आस्था और यूनो दोनों एंट्रेंस गेट तक पहुंच जाते हैं। तभी जब यूनो अपना 4 लीफ ग्रिमॉयर दिखाता है तो वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़का कौन है जिसके पास 4 लीफ ग्रिमॉयर है। इसके बाद गार्ड उसे गेट के अंदर जाने की अनुमति दे देता है, लेकिन जब आस्था अपना ग्रिमॉयर दिखाता है तो गार्ड को यकीन ही नहीं होता कि ये सच में ग्रिमॉयर है भी या नहीं, क्योंकि आस्था का 5 लीफ ग्रिमॉयर इतना दुर्लभ होता है कि उसके बारे में लगभग कोई जानता ही नहीं है। लेकिन आस्था की बहुत ज्यादा विनती करने के बाद गार्ड उसे भी अंदर जाने की अनुमति दे देता है। तभी आस्था के पीछे खड़ा एक लड़का कहता है, ये लड़का तो मुझे बड़ा मजेदार लग रहा है। इसके बाद सभी बच्चे एंट्रेंस लॉबी में खड़े हो जाते हैं। जिसके पास जितनी कम मैजिकल पावर होती है उसके आसपास उतने ही ज्यादा मैजिक बर्ड्स मंडराने लगते हैं, लेकिन यूनो के आसपास एक भी मैजिक बर्ड नहीं होता। ये देखकर हर कोई सोचने लगता है कि आखिर ये कौन सा ताकतवर मैजिशियन है जिसके पास 4 लीफ ग्रिमॉयर भी है और जिसकी मैजिकल पावर इतनी जबरदस्त है कि एक भी बर्ड उसके पास
आने की हिम्मत नहीं कर रहा और जैसे ही यूनो वहाँ आता है 2 से 3 लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे बेचारे आस्था के पीछे ढेर सारे मैजिक बर्ड्स लगे हुए होते हैं। ये देखकर हर कोई आस्था का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है ये कौन सा लड़का है जिसके पीछे आधे से ज्यादा बर्ड्स ही पड़े हुए हैं। अपना मजाक बनता देखकर आस्था वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अचानक उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। वो आदमी बेहद लंबा, विशाल और बेहद ताकतवर दिखाई देता है। आस्था को लगता है कि शायद ये भी एंट्रेंस एग्जाम देने आया कोई बच्चा है, इसलिए वो उससे पूछता है क्या आपको चोट तो नहीं लगी। लेकिन तभी वो आदमी आस्था का सिर पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और अपने हाथों से उसका सिर कुचल नहीं वाला होता है। वो गुस्से में कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्लैक बुल्स नाम की मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन यामी होता है। ब्लैक बुल्स सभी मैजिक नाइट स्क्वाड्स में सबसे बदनाम और सबसे खराब स्क्वाड मानी जाती है और बेचारा आस्था आते ही मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन से ही पंगा ले बैठता है। यामी आस्था का सिर कुचल नहीं वाला होता है। तभी उसकी स्क्वाड के 2 मेंबर्स वहाँ पहुँच जाते हैं, फिनराल और गॉर्डन। फिनराल बहुत बड़ा बेवकूफ और बातूनी इंसान है, जबकि गॉर्डन बेहद शांत और अच्छा स्वभाव वाला है। फिनराल यामी से कहता है कैप्टन यामी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जल्दी चलिए इवेंट शुरू होने वाला है। जिस पर यामी कहता है कुछ नहीं, मैं बस ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था। इतना कहकर यामी आस्था को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। आस्था भी उठकर खड़ा हो जाता है। तभी वही लड़का एक बार फिर उसके पास आता है जिसका नाम सेके होता है। सेके आस्था के पास आकर उससे दोस्ती कर लेता है। इसके बाद वहाँ सभी 9 मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन्स पहुँच जाते हैं। उन सभी की ताकत बेहद जबरदस्त होती है और कहा जाता है कि पूरी दुनिया में केवल एक ही इंसान ऐसा है जो सबसे शक्तिशाली है और वो है खुद विजर्ड किंग। इन कैप्टन्स में से एक का नाम विलियम होता है जो गोल्डन डॉन का कैप्टन है। उसकी स्क्वाड पूरी दुनिया की नंबर 1 स्क्वाड मानी जाती है और हर किसी का सपना होता है कि वह उसकी स्क्वाड में शामिल हो जाए। वहीं दूसरी तरफ यामी की स्क्वाड ब्लैक बुल्स सबसे बदनाम और सबसे खराब स्क्वाड मानी जाती है और कोई भी उसमें जाना नहीं चाहता। आस्था सेके से पूछता है विजर्ड किंग कहाँ है, जिस पर सेके जवाब देता है विजर्ड किंग ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स में नहीं आते, वो हमारे किंगडम के राजा है और उनके पास इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम होते हैं। तभी विलियम सभी से कहता है समय आ चुका है कि तुम सबकी परीक्षा शुरू की जाए। इसके बाद वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और आसमान से एक बहुत बड़ा पेड़ नीचे उतर आता है। वो सभी कैंडिडेट्स को एक मैजिकल ब्रूम देता है। विलियम कहता है यही तुम्हारा पहला टेस्ट होगा, तुम सभी को अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके इस ब्रूम पर उड़ना होगा। इसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी मैजिक पावर से उड़ने की कोशिश करने लगते हैं और सभी कैप्टन्स हर एक कैंडिडेट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यूनो सबके ऊपर आसमान में शानदार तरीके से उड़ रहा होता है और अपनी प्रतिभा से सभी कैप्टन्स को प्रभावित कर देता है। लेकिन हमेशा की तरह बेचारा आस्था तो ठीक से छलांग तक नहीं लगा पाता। तभी उन कैप्टन्स में से एक नीचे आता है और एक लड़की को डांटने लगता है जो उसकी अपनी बहन होती है। वो गुस्से में उससे कहता है तुम ये एग्जाम देने क्यों आए हो, सिल्वर फैमिली की बेइज्जती मत करो, तुम ये एग्जाम कभी पास नहीं कर पाओगी, चुपचाप घर वापस चली जाओ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उस लड़की का नाम नोएल होता है। सेके आस्था से कहता है कोशिश करते रहो आस्था, तुम ये कर सकते हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आस्था ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक ही नहीं है। इसके बाद होने वाले लगभग हर टेस्ट में भी आस्था बुरी तरह असफल हो जाता है और सबके सामने उसकी काफी बेइज्जती होती है। फिर विलियम सभी से कहता है अब समय आ गया है तुम्हारे फाइनल टेस्ट का, तुम सभी को अपना एक पार्टनर चुनना होगा जिसके साथ तुम लड़ोगे। ये सुनकर सेके आस्था से कहता है आस्था क्यों ना हम दोनों पार्टनर बन जाएं। आस्था उसकी बात मान लेता है। इसके बाद आस्था और सेके दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आस्था मुस्कुराते हुए कहता है ऑल द बेस्ट सेके, चलो हम दोनों अपना पूरा बेस्ट दे और जो भी हार जाए उसे बुरा नहीं लगेगा और हमारी दोस्ती में भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन तभी सेके अपना असली रंग दिखाता है। वो आस्था से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे पहले से पता था कि इस टेस्ट में हमें अपना अपोनेंट खुद चुनना होगा और इसी वजह से मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया ताकि तुम्हारे जैसे कमजोर लड़के को हराकर मैं आसानी से मैजिक नाइट बन सकूं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सेके की बातें सुनकर आस्था पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसे अपनी जिंदगी का पहला दोस्त मिल गया है। वहीं आसपास खड़े बाकी लोग भी बातें करने लगते हैं। सेके तो बड़ा चालाक निकला, वो आसानी से आस्था को हराकर मैजिक नाइट बन जाएगा। काश आस्था ने हमें अपना अपोनेंट चुना होता तो हम भी उसे आसानी से हराकर जीत जाते, क्योंकि वहाँ मौजूद हर किसी को यही लगता है कि आस्था एक बहुत ही कमजोर और बेकार हारा हुआ लड़का है। उधर सेके चेहरे पर घमंडी मुस्कान लिए हंसने लगता है और अपनी फाइट की तैयारी करते हुए अपना ग्रिमोयर निकाल लेता है। सभी कैप्टन्स और वहाँ मौजूद हर इंसान को पूरा यकीन था कि आस्था ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि आस्था कोई कमजोर और हारा हुआ लड़का नहीं है। आखिरकार उनकी फाइट शुरू हो जाती है। आस्था अपने ग्रिमोयर से अपनी डीमन स्वॉर्ड बाहर निकालता है और फिर सिर्फ एक ही अटैक में वो सेके को जमीन पर गिराकर हरा देता है। ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये अभी क्या हुआ, ये लड़का तो बहुत ताकतवर है। दूर खड़ा यूनो भी ये सब देखकर हल्की मुस्कान के साथ आस्था की तरफ देखता है, मानो उसे पहले से ही इस नतीजे का अंदाजा हो। सभी कैप्टन्स भी पूरी तरह से चौंक जाते हैं। तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड को कंधे पर रखकर सेके से कहता है मेरा नाम याद रखना सेके आस्था, और एक दिन विजर्ड किंग मैं ही बनूंगा। इसके बाद कई और कॉन्टेस्टेंट्स की फाइट्स होती है और फिर आखिरकार बारी आती है यूनो की। यूनो से लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता था। लेकिन तभी सलीम आगे आता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है सलीम सबसे पहले यूनो पर हमला कर देता है। वो गुस्से में कहता है पिछली बार तुम बच गए थे लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। इसके बाद दोनों के बीच एक बेहद जबरदस्त और डरावनी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में यूनो अपनी मैजिक की ताकत से सलीम को हरा देता है। इसके साथ ही एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो जाता है। अब बारी थी सभी कैप्टन्स की ये तय करने की कि वे किस बच्चे को अपनी टीम में शामिल
करना चाहते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के लिए एक से ज्यादा कैप्टन हाथ उठाते तो उस कैंडिडेट को खुद फैसला करना होता कि वो किस स्क्वाड में जाना चाहता है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के लिए एक भी कैप्टन हाथ न उठाए तो इसका मतलब होता कि वो कैंडिडेट एग्जाम में फेल हो गया है। एक एक करके कई बच्चे फेल होने लगते हैं और ये सब देखकर आस्था के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगता है कि कहीं वो भी फेल न हो जाए। इसके बाद बारी आती है यूनो की और फिर कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार किसी एक बच्चे के लिए सभी 9 कैप्टन अपने हाथ उठा देते हैं क्योंकि उन सभी की इच्छा होती है कि यूनो उनकी टीम का हिस्सा बने। अब फैसला यूनो को करना था कि वो किस स्क्वाड में शामिल होगा और बिना ज्यादा सोचे यूनो गोल्डन डॉन को चुन लेता है जो पूरी किंगडम की सबसे बेहतरीन मैजिक नाइट स्क्वाड मानी जाती है। इसके बाद बारी आती है आस्था की। आस्था बेहद घबराया हुआ होता है। वो मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रहा होता है, भगवान प्लीज कम से कम एक कैप्टन तो मेरे लिए हाथ उठा दे। फिर आस्था के चयन की घोषणा होती है लेकिन एक भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता। इसका मतलब साफ था, आस्था फेल हो चुका था। ये देखकर आस्था पूरी तरह टूट जाता है और उदास होकर वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी अचानक यामी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, जानते हो तुम सब फेल क्यों हुए हो बच्चों? क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हारे पास पर्याप्त मैजिक भी नहीं है। ऐसे में तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट बन जाओगे? इतना कहने के बाद यामी अपनी मैजिकल पावर का प्रदर्शन करता है। उसकी पावर इतनी भयानक होती है कि आसपास की जमीन तक कांपने लगती है। फिर वो ऊंचाई से छलांग लगाकर सीधे आस्था के सामने आ जाता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम विजर्ड किंग बनना चाहते हो। तुम्हें पता है विजर्ड किंग बनने के लिए तुम्हें मुझे और उन बाकी 8 कैप्टन को हराना पड़ेगा। तो बताओ क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में हम 9 कैप्टन को कभी हरा पाओगे? यामी की बात सुनकर आस्था पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, मुझे पता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ। मुझे ये भी पता है कि मेरे पास मैजिक नहीं है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना कमजोर हूँ और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सभी कैप्टन कितने ताकतवर हैं। अगर विजर्ड किंग बनने के लिए मुझे आप सभी को हराना पड़े तो मैं आप सभी को हराऊंगा और एक दिन मैं जरूर विजर्ड किंग बनूंगा। आस्था की ये बातें सुनकर यामी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तुम जैसे बच्चे पसंद है। मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में शामिल करूंगा और मैं तुमसे इतनी मेहनत करवाऊंगा कि तुम सच में विजर्ड किंग बनने के काबिल बन जाओगे। और अपनी जिंदगी में पहली बार आस्था को कोई ऐसा इंसान मिलता है जो उसके सपनों पर यकीन करता है और उसका मजाक नहीं उड़ाता। ये सुनकर आस्था की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वो भावुक होकर यामी से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन यामी। इसके बाद आखिरकार एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो जाता है, लेकिन तभी आस्था का पेट अचानक खराब हो जाता है। वो जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ भागता है। तभी वहाँ सेके पहुँच जाता है जो अपनी हार का बदला आस्था से लेना चाहता था। वो अपनी मैजिक लिजर्ड को आस्था पर छोड़ देता है। अगर उस लिजर्ड ने आस्था को काट लिया होता तो उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन तभी यूनो वहाँ आ जाता है और आस्था को बचा लेता है। इसके बाद यूनो सेके को डराते हुए कहता है, ये सोचने की भी कोशिश मत करना कि तुम आस्था के अपोनेंट हो या फिर उसके आसपास भी भटको। आस्था मेरा राइवल है और मेरा अपोनेंट भी। अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। यूनो की बातें सुनकर सेके डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद आस्था और यूनो दोनों अपने अपने नए सफर की ओर निकल पड़ते हैं और फिर जिंदगी में पहली बार यामी आस्था पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि आस्था खुशी के मारे उसे काफी देर से पकड़े हुए था और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद फिनराल अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलता है और उसी पोर्टल के जरिए आस्था, यामी और बाकी लोग ब्लैक बुल्स के बेस पर पहुंच जाते हैं जहां अब से आस्था रहने वाला था। आस्था खुशी खुशी अपने नए घर का गेट खोलता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि अचानक बेस के गेट पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और आस्था रॉकेट की तरह दूर जाकर गिर पड़ता है। यामी मुस्कुराते हुए कहता है, ब्लैक बुल्स स्क्वाड में तुम्हारा स्वागत है। दूसरी तरफ यूनो का सीनियर जिसका नाम क्लाउस है उससे कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे गरीब लड़के को जो किसी रॉयल फैमिली से भी नहीं है विलियम सर ने गोल्डन डॉन में जगह दे दी। ये सोचने की गलती भी मत करना कि तुम यहाँ कभी आराम से अपनी जिंदगी जी पाओगे। इतना कहकर क्लाउस वहाँ से चला जाता है। इधर आस्था अपनी नई टीम के सदस्यों से मिलता है और उसे समझ में आता है कि ब्लैक बुल्स के सभी मेंबर्स अपने अपने तरीके ऐसे काफी अजीब और संकी है। तभी यामी जोर से चिल्लाता है, अरे ओ तुम लोगों, तोड़ फोड़ करना बंद करो। और ये कहते हुए वो अपने पीछे की दीवार पर ही मुक्का मारकर उसे तोड़ देता है। यामी की हरकत देखकर सभी मेंबर्स खुशी से उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद यामी आस्था का परिचय सबसे करवाता है। आस्था उत्साह से मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम आस्था है और मैं हाजिर विलेज से आया हूँ। आज से मैं ब्लैक बुल्स का मेंबर हूँ। कृपया आगे भी मेरा ख्याल रखना। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आस्था इतने छोटे से गांव से आया है और इतना गरीब होने के बावजूद भी उसने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। इसके बाद फिनराल आस्था का परिचय बाकी मेंबर से करवाता है। इस लड़की का नाम वैनेसा है और ये बहुत बड़ी शराबी है। वैनेसा लड़खड़ाते हुए आस्था के पास आती है और मुस्कुराकर कहती है, तो तुम्हारा नाम आस्था है, क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए? ये सुनकर आस्था शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो सिस्टर लिली से प्यार करता है और शायद वैनेसा ने कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी थी क्योंकि अगले ही पल वो आस्था के सामने उल्टी कर देती है। इसके बाद फिनराल आस्था का परिचय लक से करवाता है। लक को लड़ाई करना बहुत पसंद होता है। लक उत्साह से आस्था से पूछता है, मुझे बताओ क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे? तभी एक और लड़का आस्था के पास आता है और गुस्से में कहता है, सुनो ये मेरी बहन है, इससे दूर रहना नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर आस्था घबराकर जवाब देता है, लेकिन भाई मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। इस लड़के का नाम गौश होता है और वो अपनी बहन से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद आस्था की मुलाकात बाकी मेंबर से भी होती है। तभी यामी कहता है, जिसे भी आस्था का टेस्ट लेना है जल्दी ले लो। यामी की बात सुनकर मैग्ना आगे आता है और कहता है, ठीक है मैं इसका टेस्ट लूंगा। मुझे देखना है कि ये ब्लैक बुल्स में शामिल होने के लायक है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा लड़का जो किसी रॉयल फैमिली से भी नहीं है और एक छोटे से गांव से आया है मैजिक नाइट बनने के लायक है।
लायक है, लेकिन अगर तुम मेरा टेस्ट पास कर लेते हो तो तुम्हें ये मैजिकल रोब मिलेगी और तब तुम सच में एक मैजिक नाइट बन जाओगे। फिर मैग्ना आस्था से पूछता है, तो बताओ क्या तुम्हें ब्लैक बुल्स की ये रोब चाहिए? आस्था बिना एक पल गवाए पूरे जोश के साथ कहता है, हाँ मुझे ये अभी चाहिए। इसके बाद मैग्ना आस्था का टेस्ट शुरू करता है। सबसे पहले वो उससे बहुत कठिन एक्सरसाइजेस करवाता है, लेकिन आस्था बचपन से ही ऐसी कठिन ट्रेनिंग करता आया था, इसलिए वो उन सभी एक्सरसाइजेस को बड़ी आसानी से पूरा कर लेता है। ये देखकर ब्लैक बुल्स के सभी मेंबर्स भी हैरान रह जाते हैं। फिर मैग्ना कहता है, अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट शुरू होता है, अब मैं तुम पर अटैक करूंगा और तुम्हें मेरे सभी अटैक से बचना होगा। इतना कहकर मैग्ना अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपनी मैजिकल फायर बैट बॉल से आस्था पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। आस्था बड़ी आसानी से मैग्ना के सभी अटैक से बच जाता है। ये देखकर मैग्ना को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर वो आस्था पर एक बहुत बड़ा और बेहद तेज फायर बॉल छोड़ देता है। इस बार आस्था उस अटैक से बच नहीं पाता क्योंकि वो फायर बॉल बहुत ही तेज और विशाल था। लेकिन तभी आस्था अपने ग्रिमोर से अपनी डीमन स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। उसकी इतनी बड़ी स्वॉर्ड को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। आखिर इसने इतनी विशाल स्वॉर्ड को उठाया कैसे? तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल एक बैट की तरह करता है और मैग्ना के अटैक को उसी की तरफ वापस भेज देता है। ये देखकर यामी बेहद प्रभावित हो जाता है क्योंकि आस्था सिर्फ अपनी स्वॉर्ड से किसी की मैजिक को खत्म या कैंसिल ही नहीं कर सकता, बल्कि वो उन मैजिकल अटैक्स को पलटकर वापस भी भेज सकता है। अब वहाँ मौजूद सभी लोगों को समझ आ जाता है कि आस्था कोई साधारण या कमजोर इंसान नहीं है, बल्कि वो बेहद ताकतवर योद्धा है। इसके बाद मैग्ना आस्था के पास आता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें छोटे गांव से आया हुआ कहकर कमजोर समझ लिया था। असल में तुम्हारे गांव के बगल वाले गांव से मैं भी आता हूँ। ये सुनकर आस्था हैरान रह जाता है। इसके बाद ब्लैक बुल्स के बाकी मेंबर्स भी आस्था की तारीफ करने लगते हैं। तभी चार्मी अपनी केक की प्लेट लेकर आती है और अपना केक आस्था को दे देती है। धीरे धीरे आस्था की सबके साथ दोस्ती हो जाती है, लेकिन उसी दौरान एक लड़की चुपचाप दूर खड़ी होकर आस्था को देख रही होती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे आस्था को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद आखिरकार आस्था को ब्लैक बुल्स की रोब मिल जाती है, यानी अब आस्था आधिकारिक तौर पर एक मैजिक नाइट बन चुका था और यहीं से शुरू होती है आस्था की जिंदगी की एक नई यात्रा। इसके बाद मैग्ना आस्था को उसका नया कमरा दिखाता है और कहता है, माफ करना, ये कमरा बिल्कुल बेकार है। लेकिन इतना सुनते ही आस्था की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार उसे अपना खुद का कमरा मिला था। वो भावुक होकर कहता है, क्या तुम्हें सच में ये कमरा पसंद आया? आस्था, हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया। हम सब चर्च में इससे भी छोटे कमरे में एक साथ सोया करते थे और अब मेरे पास अपना खुद का कमरा है। ये कहते कहते आस्था खुशी से रोने लगता है। फिर वो पूरे उत्साह के साथ अपने कमरे की सफाई शुरू कर देता है। इसके बाद आस्था और यूनो दोनों चर्च में वापस लेटर भेजने के लिए बैठते हैं ताकि सबको बता सके कि उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है और अब वे आधिकारिक तौर पर मैजिक नाइट्स बन चुके हैं। यूनो का लेटर पढ़कर फादर और चर्च के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पार्टी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन आस्था की लिखावट इतनी गंदी होती है कि कोई भी समझ ही नहीं पाता कि उसने आखिर लिखा क्या है। तब फादर सिस्टर लिली से कहते हैं, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है और ये भी देखो कि आस्था कब वापस आ रहा है, क्योंकि वो तो शायद एग्जाम पास नहीं कर पाया होगा। सिस्टर लिली ध्यान से लेटर पढ़ती है और फिर हैरानी से कहती है, इसमें लिखा है कि आस्था पास हो गया है। क्या? ये सुनकर चर्च के सभी लोग दंग रह जाते हैं। आखिर आस्था एग्जाम कैसे पास कर गया? मैग, सिस्टर लिली और बाकी सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। सिर्फ फादर थोड़े उदास हो जाते हैं क्योंकि अब आस्था उनके पास वापस नहीं आएगा। इधर अगली सुबह आस्था खुशी खुशी उठता है और अपनी नई मैजिक नाइट रोब पहनकर तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है, धड़ाम, वो सीधे एक खंभे से टकरा जाता है। तभी मैग्ना वहाँ आता है और पूछता है, क्या हुआ किड, तुम ठीक तो हो? आस्था सिर सहलाते हुए कहता है, हाँ सेनपाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन कल तो ये खंभा यहाँ नहीं था, आज ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? मैग्ना हंसते हुए जवाब देता है, अरे हमारा कैसल अपने आप अपना शेप बदलता रहता है। जैसे कल हम दूसरे फ्लोर पर थे, लेकिन आज चौथे फ्लोर पर है। कुछ दिनों में तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। इसके बाद मैग्ना आस्था को पूरे कैसल की सैर करवाता है। वो उसे किचन, बाथरूम और गर्ल्स बेडरूम तक दिखाता है। हालांकि वहाँ जाना उनके लिए मना होता है। फिर वो आस्था को बेसमेंट के पास लेकर जाता है जहाँ कैप्टन यामी के पेट्स बंद होते हैं। मैग्ना गंभीर चेहरा बनाकर कहता है, ठीक है आस्था, आज तक इनकी देखभाल मैं करता था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इनका अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अगर इन्हें कुछ हो गया तो यामी सर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर आस्था घबरा जाता है। फिर वो यामी के पेट्स को खाना खिलाने आगे बढ़ता है, लेकिन उन पेट्स का खाना खाने का कोई इरादा नहीं होता, बल्कि वे तो आस्था को ही खाना चाहते थे। ये देखकर आस्था और मैग्ना दोनों वहाँ से न बचाकर भागते हैं और पूरे हॉल में दौड़ लगने लगती है। लेकिन तभी उनके सामने वही लड़की आकर खड़ी हो जाती है जो शुरुआत से ही चुपचाप आस्था को देख रही थी। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नोएल थी। वही नोएल जिसे यामी ने आस्था के साथ अपनी ब्लैक बुल्स स्क्वाड में शामिल किया था। मैग्ना आस्था से कहता है, आस्था ये भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कल ही ब्लैक बुल्स में शामिल हुई है। ये सुनकर आस्था मुस्कुराते हुए नोएल के पास जाता है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन नोएल उसका हाथ नहीं मिलाती और घमंड से कहती है, तुम्हें मुझसे बात करने की अनुमति किसने दी, गरीब कीड़े। ये सुनते ही आस्था को गुस्सा आ जाता है। तभी नोएल गर्व से कहती है,
कहती है, मैं नोएल सिल्वा हूँ, रॉयल फैमिली से। नोएल सिल्वा फैमिली से संबंध रखती थी, जिसके कैप्टन को आस्था एंट्रेंस एग्जाम के दौरान भी देख चुका था और पूरे किंगडम में विलियम की फैमिली के बाद उनकी रॉयल फैमिली का दूसरा सबसे ऊंचा दर्जा माना जाता था। आस्था गुस्से में जवाब देता है, तुमने किसे कीड़ा कहा? यहाँ तुम कोई रॉय नहीं हो, तुम भी मेरी तरह ब्लैक बुल्स की मेंबर हो और हम टीममेट्स हैं। आस्था की बातें सुनकर नोएल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो तुरंत अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके आस्था पर अटैक कर देती है, लेकिन नोएल का एम इतना खराब होता है कि उसका अटैक सीधे मैग्ना को जाकर लग जाता है। मैग्ना गुस्से से उठकर कहता है, अरे तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा था। जिस पर नोएल बेपरवाही से जवाब देती है, क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो। क्या कहा? मैग्ना चिल्लाकर कहता है, तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और सीनियर से कैसे बात की जाती है? अगर तुम्हें ब्लैक बुल्स स्क्वाड में रहना है तो तुम्हें अपने सीनियर्स की इज्जत करनी होगी। इस पर नोएल गुस्से में कहती है, मैं खुद स्क्वाड में आना ही नहीं चाहती थी। इतना कहकर वो ब्लैक बुल्स की रोब उनके सामने फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आस्था अपने बेस के पास बने गार्डन में घूमने निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक उस पर वाटर मैजिक का अटैक होता है। आस्था घबराकर सोचता है, ये अचानक कहाँ से आ गया? वो थोड़ा आगे जाकर देखता है कि नोएल अकेले प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन चाहे वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, उसका एम कभी सही जगह पर नहीं लगता। इसी वजह से उसकी पूरी रॉयल फैमिली उसका मजाक उड़ाती थी, क्योंकि अपने सभी भाई बहनों में वो सबसे कमजोर मानी जाती थी। और इतना ही नहीं, जब नोएल का आज जन्म हुआ था, उसी समय उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी जिंदगी तानों, अकेलेपन और अपनों की नफरत के बीच गुजर रही थी। इसी वजह से उसके भाई बहन उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे थे। आस्था चुपचाप खड़ा होकर नोएल को देख रहा होता है। तभी नोएल की नजर आस्था पर पड़ जाती है और जैसे ही वो आस्था को देखती है, उसके मन में यही ख्याल आता है कि अब आस्था भी बाकी लोगों की तरह उसका मजाक उड़ाएगा। यही सोचकर वो गुस्से में आस्था पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन वो अपनी ही मैजिकल पावर को नियंत्रित नहीं कर पाती और अगले ही पल वो अपने ही मैजिक अटैक के अंदर फंस जाती है। क्योंकि नोएल रॉयल फैमिली से थी, इसलिए उसके पास मैजिकल पावर की कोई कमी नहीं थी। उसकी पावर बेहद विशाल और खतरनाक थी और अब वही ताकत उसके लिए मुसीबत बन चुकी थी। वो अपने ही बेहद शक्तिशाली मैजिक अटैक के बीच फंसी हुई थी। इतने में ब्लैक बुल्स के बाकी मेंबर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि नोएल खुद अपने मैजिक के जाल में फंसी हुई है। फिनराल घबराकर कहता है, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो नोएल की जान चली जाएगी। लेकिन यामी गंभीर होकर जवाब देता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी मैजिक का इस्तेमाल किया तो नोएल को भी चोट पहुंच जाएगी। अब सिर्फ वही कुछ कर सकता है। फिनराल हैरानी से पूछता है, कौन? और तभी आस्था हवा में उड़ता हुआ सीधे यामी के हाथों में आकर गिरता है। यामी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब ऊपर जाओ और अपनी स्वॉर्ड से नोएल की मैजिक को खत्म कर दो। आस्था तुरंत जवाब देता है, हाँ ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं ऊपर जाऊंगा कैसे? यामी हंसते हुए कहता है, उसकी चिंता मत करो किड। अगले ही पल यामी अपनी जबरदस्त ताकत से आस्था को उठाकर सीधे नोएल की तरफ उछाल देता है। आस्था हवा में अपनी डीमन स्वॉर्ड निकालता है और अपनी एंटी मैजिक की ताकत से नोएल के बेकाबू मैजिक को पूरी तरह खत्म कर देता है। इस तरह वो नोएल की जान बचा लेता है, लेकिन मैजिक खत्म होते ही आस्था और नोएल दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तभी फिनराल अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें सुरक्षित बचा लेता है। ये सब देखकर यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था मुस्कुराते हुए ब्लैक बुल्स के सभी मेंबर से कहता है, मुझे तुम लोग बहुत पसंद हो, तुम सब सच में बहुत अच्छे हो। और तभी नोएल को होश आता है। उसे लगता है कि अब आस्था भी बाकी लोगों की तरह उसका मजाक उड़ाएगा और कहेगा कि वो अपनी मैजिक तक को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन आस्था उसके पास आता है और उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसकी तारीफ करने लगता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है। अगर तुम अपनी मैजिक को कंट्रोल करना सीख गई तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगी। ये सुनकर नोएल हैरान रह जाती है। इसके बाद ब्लैक बुल्स के बाकी मेंबर्स भी नोएल की हौसला अफजाई करने लगते हैं। वे उससे कहते हैं, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सको। ये सुनकर नोएल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद उसे अपनी असली फैमिली से भी बेहतर एक नई फैमिली मिल गई है। इसके बाद आस्था एक बार फिर नोएल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इस बार नोएल बिना झिझक आस्था का हाथ थाम लेती है और शायद नोएल के दिल में आस्था के लिए थोड़ी सी खास जगह भी बन जाती है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? वही दूसरी तरफ यूनो की सीनियर क्लास का एक मेंबर लगातार यूनो को परेशान कर रहा होता है। उसकी यूनो से बिल्कुल भी नहीं बन रही थी और पता नहीं क्यों वो यूनो से इतनी नफरत करता था, लेकिन शायद उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले पार्ट में उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अगला पार्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और